हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। इफेक्ट्स ऑफ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑन OROP2 एज पर नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2015। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और इसकी गलत जानकारी भी हमारे लोगों के बीच में जा रही हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास जो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब लीगल नोटिस की बात कर रहे थे, उसकी कोई हमारे पास सूचना नहीं है। दूसरा, इसी माध्यम से हम मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को बताएंगे, सर आपने जो लीगल नोटिस की बात की थी उसकी आप हमें सूचना बताएं, और यदि ये झूठी बात है तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा हम पर भी और आप पर भी। क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि लीगल नोटिस की बात करने के बावजूद भी यदि आप क्यूरेटिव पिटीशन में जाते हो तो ये समझा जाएगा कि आप लीगल नोटिस की हमको मिसलीड करने के लिए बात कर रहे थे। सर, हम आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहते हैं कि कहानी पढ़ी होगी कि भेड़िया आया और लोग उसको बचाने जाते थे। पता चला वो मजाक कर रहा था और वो मजाक करता रहा, और अंत में जिस दिन भेड़िया आया उस दिन कोई नहीं गया और उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यदि ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हो कि आपके साथ जो आदमी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं वो भी आपको छोड़ करके चले जाएं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों में, और ये कहावत भी और सच्ची भी है कि चलना तो सड़क का चाहे फेर क्यों न हो, बैठना तो भाइयों का चाहे बैर क्यों न हो। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हो और मैं यहीं आगे चलूँगा। और भी कुछ कमेंट्स हैं, आज नहीं लूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊँगा। मैं एक यूट्यूबर के वीडियो को सुन रहा था। ही वॉज टेलिंग कि इस OROP2 में कम से कम 70 से 80% लोग प्री मैच्योर क्लोज की वजह से निकल जाएंगे। मैंने जब अंदाज लगाया कि हमारे पास 25 लाख के आसपास एक्स सर्विसमैन हैं, तो इसका मतलब 80% से तो हो गया 20 लाख, और 70% से 20 लाख से कुछ कम हो जाएंगे 18-19 लाख। यदि इतनी बड़ी मात्रा में हमारे लोग प्री मैच्योर आए हुए हैं तो फिर सेवा किसने की थी? इसका मतलब ये हुआ कि अपना पूरा एंगेजमेंट करके कोई आया ही नहीं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना और एक प्रकार का भ्रम पैदा कर देना, वो तो मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं और थोड़ा सा देखा तो द पर्सन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द वर्ड प्रोस्पेक्टिवली, शायद उसकी हिंदी बता रहे थे वो संभवतया। अब मैंने यहाँ वो पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन का जो पोर्शन है वो भी मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है, और नीचे कुछ मैंने सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कर रखे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो मैं ये सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और उसके बाद उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। OROP1 वाज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014। सबको पता है 1/7/2014 से OROP का पेमेंट मिला था, और इसकी जो फिगर्स थी ये जो आपको दे रखा है मैंने, द बेस ईयर ऑफ OROP1 फिगर इज 2013। यहाँ तक सबको पता है। द OROP वाज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ बेस ईयर 2013। एवरीबडी नोज इट कि ये एवरेज बेस्ड है, और 2013 की जो फिगर थी मैक्सिमम और मिनिमम उनको यहाँ पे लिया गया था। चौथा पॉइंट है, द फिगर्स एबव एवरेज वर स्टेटेड टू बी प्रोटेक्टेड अंडर प्रोटेक्शन क्लोज। अब क्योंकि OROP सब पर तो लागू होगी नहीं, क्योंकि ये उन्हीं को मिलेगी या वही इस पर एंटाइटल्ड होंगे जिनकी एवरेज फिगर से कम होगी। यदि एवरेज फिगर से यदि किसी की पेंशन ज़्यादा है तो वो प्रोटेक्ट की जाएगी, वही उसको मिलती रहेगी। इसको प्रोटेक्शन क्लोज कहते हैं। फिफ्थ, those who got OROP1 will get OROP2 regardless of premature close। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जब OROP-2 का जो नोटिफिकेशन आया था उस समय भी ये चर्चाएं चली थी कि प्रीमेच्योर वाले जो आए हुए हैं उनको OROP से अलग कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो थे जंतर मंतर पर इसके लिए राजी नहीं हुए और ये माना गया कि अब तक के लिए तो प्रीमेच्योर जितने भी आए सबको OROP दे दी जाए, लेकिन उसके बाद यानी 2019 में जो OROP होगी वो प्रीमेच्योर वालों को नहीं मिलेगी। यानी एक साथ 2014 तक जो पेंशन ले रहे थे और जो प्रीमेच्योर आए हुए थे उन पर सारा का सारा ये क्लॉज प्रीमेच्योर का लागू नहीं होता। यानी जो जिनको OROP पर मिली हुई है, चाहे इसमें प्रीमेच्योर वाले हैं और चाहे अपना कंप्लीट टर्म एंगेजमेंट टेन्योर करके आए हुए हैं, ये सबको OROP मिलेगी। तो OROP-1 वाले तो ऑटोमेटिकली OROP-2 में लागू हो जाएंगे, क्योंकि उन पर यह क्लॉज लागू होता ही नहीं है। अब ये क्लॉज कहाँ से लागू होता है मैं आपको ये बताऊंगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। विच विल बी द इफेक्टिव डेट, 1/7/2014 और 7/11/2015। यहाँ बड़ा ही जबरदस्त डिस्कशन चला हुआ है, क्योंकि OROP हमको जो मिली थी वो मिली थी 1/7/2014 को, और जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका 7/11/2015 को। अब यहाँ दो चीजें हैं, क्या ऊपर जो कहा है कि हैंस फॉर्थ प्रोस्पेक्टिवली, ये दो वर्ड जो है यहाँ पर इसमें जो दे रखा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंस फोर्थ का मतलब है यहाँ से आगे, और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है भविष्य में, यहाँ से आगे भविष्य में। दोबारा समझ लो, हैंस फोर्थ का मतलब है यहाँ से आगे, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है भविष्य में। यानी जो लीगल के क्षेत्र में दो वर्ड होते हैं, जब इनको लागू किया जाता है कोई नियम तो जजेज इसका कमेंट करते हैं प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली। तो रेट्रोस्पेक्टिव तो ये है कि जैसे आपको डिसेबिलिटी का जो लगा था, जो क्लॉज लगा था 1996 के बाद में आया था, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगा दिया गया था। 1996 वाले से पहले के लिए भी आपको ये क्लॉज लग गया था डिसेबिलिटी वाला, मतलब ये 2006 में आया था और उसके बाद उनके पहले बार लग गया। लेकिन 7/11/2014 को जो आपकी OROP मिली है वहां से आगे भविष्य में होगा, या ये जो 7/11/2015 की जो डेट है इसकी नोटिफिकेशन की, यहां से आगे भविष्य में होगा, ये मामला डिस्प्यूटेड है। अब इसमें क्या है कि यदि ये 1/7/2014 से करते हैं कि यहाँ यानी 2/7/2014 के बाद जो भी आदमी इसमें प्रीमेच्योर आएगा उसको OROP नहीं मिलेगी, उससे पहले वालों को मिलेगी। एक तो इसका मतलब ये निकलता है। यदि इस डेट को लेकर के आते हैं तो जो व्यक्ति 2/7/2014 से लेकर के और 7/11/2015 तक प्रीमेच्योर आए होंगे तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे, इसको ये लीगल पॉइंट बन जाता है, वो ये कहेंगे क्योंकि जिस समय हमने प्रीमेच्योर लिया था उस समय ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं था और हमें यह भी पता नहीं था कि OROP आएगी या नहीं आएगी या उसकी क्या कंडीशन होंगी, क्योंकि इसकी डेट केवल 7/11/2015 से रखी जाए, क्योंकि इसकी जो डेट है उस समय जो पता चला लोगों को, क्योंकि डिसीजन लेने में कोई भी आप जब डिसीजन लेते हो तो आपके सामने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। टर्म्स एंड क्लियर जो कंडीशन हुई है वो 7/11/2015 को हुई है, यानी 7/11/2015 को नोटिफिकेशन के बाद पता चला लोगों को कि ये जो नोटिफिकेशन है ये प्रीमेच्योर वालों पर लागू होगा। तो यहाँ से आगे कोई भी रैंक, चाहे सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो या कोई ऑफिसर हो, उसको पता है कि हम पे प्रीमेच्योर का क्लोज लागू होगा, हम आर्मी को छोड़ें या नहीं छोड़ें, हम जाएं या नहीं जाएं। लेकिन 2/7/2014 से लेकर के 7/11/2015 तक जितने भी लोग आए हुए होंगे उनके पास ये क्लियर टर्म्स नहीं थी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, एंड दे टुक डिस्चार्ज अर्लियर बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लीगल केस बनेगा। और यदि 7/11/2015 से जैसी संभावना है, मैं तो यही से सोचता हूँ भारत सरकार इसको करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7/11/2015 तक जो प्रीमेच्योर आए हुए हैं उनको भी OROP-2 लागू हो जाएगी। क्या पता जब चलेगा, द डेट्स आर ए मैटर ऑफ डिस्कशन। 1/7/2014, 7/11/2015 OROP-2 सर्कुलर विल बी रिजॉल्व, और सर्कुलर आकर के इसको रिजॉल्व करेगा, हमारे बस की बात नहीं है। इट इज लाइकली दैट अफेक्टेड प्रीमेच्योर
रिटायरीज में चैलेंज द डेट्स इन कोर्ट, और ये हो सकता है कि जिन पर असर पड़ेगा वो कोर्ट में इन डेट्स को कर दें। और इस स्वाभाविक सी बात है वो इसमें कोर्ट में जब आप जाओगे तो कोर्ट हर हालत में 7/11/2015 को मानेगा, क्योंकि इसके बीच में जो व्यक्ति आए हुए हैं उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी डिसीजन लेने की, और जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। अब मैं आता हूं ऊपर, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज, यानी जो सैनिक डिस्चार्ज लेंगे हैंस फोर्थ यहां से आगे। अब हैंस फोर्थ कौन सी डेट है? 1/7/2014 है, 7/11/2015, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट, अपनी रिक्वेस्ट पर आएंगे। अंडर रूल, ये आपको 3 रूल दे रखे हैं मैंने, एक 13(3) दे रखा है और एक 13(3) दे रखा है, और रूल 16B ऑफ आर्मी रूल 1954, और जो 16B है आर्मी रूल 1954 का, और इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ OROP, इट विल बी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब यहां से आगे भविष्य में, यानी 1/7/2014 से आगे भविष्य में, या 7/11/2015 जो नोटिफिकेशन डेट है उससे आगे, यानी पीछे वालों को तो लागू होगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 1/7/2014 से पहले वालों के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली की जो डेट आप लेते हैं 1/7/2014 से लेते हैं या आप 7/11/2015 से लेते हैं, ये मैटर आपका जो सर्कुलर है वो करेगा, किसी के बहकावे में नहीं आए। हाँ, अब मैं ये बताता हूँ आपकी, जो मैंने ये रूलों को पढ़ा, तो एक तो ये 16B ये केवल आर्मी के अफसरों के लिए है, चाहे नेवी के हों चाहे एयरफोर्स के हों, इसलिए आपको ये टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्मी के अफसरों के लिए है। ये जो पहले वाला 13(3)(1) आइटम 1 और B वाला, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये है वारंट ऑफिसर और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए। अब आपके डिस्चार्ज जो है 3 प्रकार के होते हैं, मैंने देखा उसमें रूल में, तो जो ए है कहीं दे रखा है इनके साथ में, ये डिस्चार्ज, ये सब ये डिस्चार्ज से संबंधित है कि आप आर्मी छोड़ करके जब आते हो तो डिस्चार्ज कैसे होता है। एक तो ये है कि मैंने पूरी सर्विस की, कंप्लीट सर्विस की, जैसे सिपाही की 17 साल है और 17 साल करके मैं आता हूं, तो मेरा जो डिस्चार्ज होगा यहां बी की जगह ए होगा। बार उसमें बता रहा हूं आपको जेसीओज में, यहाँ ये शायद हो सकता है ये OR के लिए हो इधर वाला, और ये तो जेसीओज के लिए है पक्का है, तो स्वाभाविक सी बात है ये उनके लिए बच जाता है। तो मैंने देखा था कि उसमें, और दूसरे प्रकार के वो लोग आते हैं जो जैसे 17 साल का सिपाही है, यदि प्रमोशन ले लेता है तो टर्म एंगेज फिर बढ़ जाता है, जैसे नायक में चला गया तो 22 साल हो जाएगा, हवलदार में जाएगा 24 साल हो जाएगा, और नैसवार में जाएगा तो 26 साल हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। उससे पहले यदि आ जाता है तो वो प्रीमेच्योर माना जाएगा, समझे। तो प्रीमेच्योर जो आएगा वो केवल और केवल अपनी रिक्वेस्ट पर होगा, और उसके अलावा एक डिस्चार्ज और होता है जो मेडिकल ग्राउंड्स पे होता है। मेडिकल ग्राउंड्स में यहाँ एक भी नहीं दे रखा है, मेडिकल ग्राउंड्स वाले जितने भी होंगे उनके अलग प्रकार के जो आर्मी जो सेक्शंस हैं डिस्चार्ज के, वो अलग प्रकार के हैं, या तो उनके में C लगा होगा, एक तो इनवैलिडेटिंग बोर्ड होता है, एक रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है उनका। तो आप ये अपनी डिस्चार्ज बुक में देखिए कि आप किसके अंतर्गत रिलीव हुए हैं। क्या ये 3 चीज़ जो मैंने दे रखी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्या आपके इस प्रकार कोई एंट्री है और आप 1/7/2014 के बाद आए हुए हो, चलो यही डेट मान लेते हैं, तो इसका मतलब आपको ये नहीं मिलेगा। और जब आप आए हो तो आपको ये भी पता होगा कि आप प्रीमेच्योर आए हुए हो, अदरवाइज आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है जो ये मैंने रूल दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको OROP मिलेगी। अब क्या है, हाँ, और यानी 3 प्रकार के आपको बताया डिस्चार्ज होंगे। एक तो होगा मतलब पूरा सर्विस करने के बाद आप डिस्चार्ज जाओगे, एक आप बीच में ही चले जाओगे, और एक है ऑल अदर। ऑल अदर में आते हैं आपके मेडिकल। अब मेडिकल में क्या है कि परमानेंट कैटेगरी भी है, किसी को इनवैलिडेटेड आउट हो गए, उससे चोट आ गई, आर्मी के बिल्कुल ही काबिल नहीं, एक उसमें भी आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे केस कवर नहीं है। मेडिकल के ग्राउंड पे यदि कोई व्यक्ति आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इन नियम के अंतर्गत, आर्मी रूल के अंतर्गत नहीं आए हुए हैं, उनके वहाँ और कुछ लिखा, उन सब पर भी उन सबको OROP मिलेगी। लेकिन अब ये बात निकल के आती है तो फिर ओन रिक्वेस्ट पे कौन आएगा। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मैं ये मान के चलता हूं कि जो व्यक्ति बिल्कुल कैटेगरी ए है, हमारे टाइम पे ये थी, अब कोई सेफ 1 वगैरह इस प्रकार की दे रखी हैं, यानी जो सोल्जर बिल्कुल मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से पहले आ गया है,
पूरा नहीं किया है, ये उसी पर लागू होगा और शायद ये जो आर्मी रूल वगैरह लिखे हुए हैं यही वहाँ वैलिड होंगे। अब मैं और बताता हूँ, मैंने देखा वहाँ कहीं कोई कह रहा था कि मतलब कोई संसद में या राज्यसभा में जवाब देते हुए एक नेम और जोड़ दिया, इसमें 4 हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। OROP नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है और ये 3 रूल जो दे रखे हैं, इन रूलों के अंतर्गत ही जो आया हुआ है वो प्री मैच्योर माना जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अब मैं तो यही मान के चलता हूँ कि 1/7/2014 से ही नहीं मिलेगी, OROP लगी है, लेकिन पूरी संभावना 7/11/2015 की है और ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है कि 1.5 साल का टाइम, 1.5 साल से भी कम का टाइम है, समझे। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। आपके पास ये मैंने डाल दिया है सिर्फ इसलिए, कन्फ्यूजन पैदा हो रहे थे कौन क्या कह रहा है, लेट देम से। आपको आपका नोटिफिकेशन का जो पार्ट है ये वही पार्ट है जिस पार्ट से आपको पेंशन मिलेगी। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।